फिर उस वक़्त जो है वो जो चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं वो भी हमारे जहन में नहीं रहा। उस वक़्त गैस लगाना, तुक्का लगाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें, परेशान ना हो। जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी आप बुक लेंगे, उसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी पूरी एक्सरसाइज है, ज़बरदस्त चीज़ें, और वो वही हैं जो पेपर के अंदर आते हैं। वो कैसे याद करने हैं, वो अगेन वो वोकेबलरी है, वो मैं आपको बेटा यहाँ पे नहीं बता सकता। अच्छा जी, कॉन्ग्लोमेरेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जी जी बताएं बताएं। वहाँ से ले लो, ठीक है। चलें जी क्लास, सबसे पहले हमारे पास जैसे इंडेफिनेट टेंस है, ये कहाँ कहाँ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ तो इसके अंदर जो आती है, टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। जी कंप्लीट होने गए, हो गए हमारे कंप्लीट। अच्छा, अभी हमने पास किया ही नहीं। चले वो भी करते हैं, 1 मिनट ठहरो। मुझे तो लगता है कि लास्ट लेक्चर में मैं वो कंप्लीट करके गया था। जो हमारा फ्राइडे को हुआ, सर उसमें एक स्ट्रक्चर दे दिया था, उसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू किए थे, तो पास्ट हैबिट। जी जी जी, अच्छा चलें वो भी कंप्लीट करते हैं, फिर इसको ज़रा जल्दी से आज देखते हैं और वो भी कंप्लीट करते हैं। पहली चीज़, फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो उस वक्त इस्तेमाल होगा कि जब हम फ्यूचर के किसी ऐसे एक्शन की बात करें, ऐसे इवेंट की बात करें जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एग्ज़ाम्पल, जो कि मतलब आप समझें कि जैसे हम इंडेफिनिट के अंदर कहते हैं ना कि फैक्ट है, कोई सर्टन चीज़ होती है, तो उसी तरह की ये चीज़ होगी। आई विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, अगले साल 20 साल का हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि जब अगला साल आएगा तो मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि नहीं मैं 19 का ही रहूँगा या मैं 18 का ही रहूँगा। तो ये एक ऐसा एक्ट है जो फ्यूचर में होना है और इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे एक हफ्ते में ईद आ जाएगी, तो इसका मतलब है जब वो हफ्ते का दिन आएगा, जो भी वो जिस दिन ईद है उस दिन ईद होगी। ये फ्यूचर इवेंट है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वी विल नो अवर रिजल्ट्स इन मार्च, हमें हमारे नताइज जो हैं वो मार्च में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब जब मार्च आएगा, रिजल्ट अनाउंस हो जाना है तो हमें पता चल जाएगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे एक्शंस, ऐसे इवेंट्स जिनके ऊपर जो है वो हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। या आपको इंडेफिनेट टेंस जो कि बार बार पढ़ते हैं, इसके अंदर वही रूटीन, हैबिट, फैक्ट, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि अगर हम आज प्रेजेंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि फ्यूचर में ये ऐसा होगा, जब वी प्रेजेंटेड एज अ फैक्ट, कोई ऐसी बात जो हमें लगता है कि ऐसा होगा, तो वो अभी हुआ तो नहीं है, वो फ्यूचर में होना है, लेकिन वो आपको फैक्ट लगता है, ये आपका बिलीफ है कि ऐसा होगा, तो उसको भी फिर आप जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे आई थिंक पाकिस्तान विल बीट इंडिया टुडे, मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हरा देगा। अभी हराया तो नहीं है, अभी हराना है, ये आपका बिलीव है, ये आपको लगता है कि ये फैक्ट है, ये होगा, तो फिर आपको जो है वो इसको जो फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर लिख सकते हैं। आई एम श्योर
शी विल गेट द फर्स्ट प्राइज, मुझे यकीन है कि उसे पहला इनाम मिलेगा। अभी मिला तो नहीं है, अभी मिलना है, फ्यूचर टाइम में मिलेगा, लेकिन ये आपका बिलीव है, ये आपको ऐसा लगता है, ये आप मानते हैं। तो ऐसी चीज़ जो फ्यूचर के बारे में जिसके ऊपर आपका बिलीव है कि ऐसा होगा, उसको भी आप जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर काउंट करते हैं, उसको जो है वो उसके अंदर लिखते हैं। ऊपर वाला इरेज कर दूं? तीसरी पॉइंट, ये जो फ्यूचर के अंदर हम विल या शेल इस्तेमाल करते हैं, ये मोस्टली जो है ये होता है कि इधर मैं लिख देता हूँ, इंस्टेंट डिसीजन। अगर हम फ्यूचर के बारे में कोई इंस्टेंट डिसीजन लें, खड़े खड़े अब मैं ये करूँगा, तो उस वक्त भी हम जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दो तरह की चीज़ें होंगी, एक है इंस्टेंट डिसीजन, आपने फ़ौरन डिसीजन खड़े खड़े ले लिया। एक डिसीजन है जिसके बारे में आप पहले प्लान करते हैं, प्लान डिसीजन, उसके बारे में हम क्या करेंगे वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो जो इंस्टेंट डिसीजन हो उसको भी जो है वो हम जो फ्यूचर इंडेफिनेट है इसके अंदर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ When you decide to do something at the moment of speaking, कि जब आप अचानक आपने कोई डिसीजन लिया है, अरे देखो बारिश हो रही है, मैं छतरी लूँगा, छतरी पकड़ूंगा, अभी पकड़ी तो नहीं। तो बारिश जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, उस एक्शन को देखते हुए, उसको सामने रखते हुए जो इंस्टेंट डिसीजन आप लेते हैं, उसको जो है वो आप फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर लिख सकते हैं। ये 3 सेंटेंसेस सिर्फ बना दी। वो बिजी है, ठीक है, I'll wait, मैं इंतज़ार करूंगा। अभी आपने इंतज़ार किया तो नहीं, अभी आपने ये एक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन ये आपका इंस्टेंट डिसीजन है। तो जब आप एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंट मोमेंट में किसी एक्शन को सामने रखते हुए कोई डिसीजन लेते हैं, उसको आप जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर लिखते हैं। हाँ जी, नीचे वाला इरेज कर दूं भाई। चले आगे चलते हैं। ये तो हो गया इंस्टेंट डिसीजन। तो अगर फ्यूचर के बारे में हमने कोई प्लान डिसीजन लेना हो तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गोइंग टू। ये है फ्यूचर। देखें, अगरचे के लगता है कि शायद वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन गोइंग टू जो है ये फ्यूचर की तरफ ही हमारा इशारा करता है। और ये इसके 2-3 रूल्स हैं कि गोइंग टू फ्यूचर के लिए हम कब कब इस्तेमाल करते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग बिफोर टॉकिंग अबाउट इट। एक किसी से बात करने से पहले, किसी एक्शन के होने से पहले हमने कोई काम करने का इरादा कर लिया है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बाय ए कार। अब आप देखें, ये भी कह सकते हैं कि आई शैल बाय अ कार, मैं गाड़ी खरीदूंगा। अब आप ये भी कह रहे हैं आई एम गोइंग टू बाय अ कार, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? जब आप ये दोनों सेंटेंसेस लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप रीडर को पहले सेंटेंस के अंदर कन्वे कर रहे हैं कि ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रेजेंट मोमेंट को सामने रखते हुए आपने एक सडन डिसीजन लिया, आई शैल बाय अ कार, मैं गाड़ी खरीदूंगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार, इसका मतलब है कि ये गाड़ी खरीदने का प्लान आप ऑलरेडी पहले कर चुके थे। आपने प्रोज एंड कॉन्स भी देख ली, आपने रिसर्च भी कर ली होगी। रिसर्च करने के बाद, आपने डिसीजन लेने के बाद ये किसी को बताया है। ऊपर आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं और वो आप बोल देते हैं। पहले आपने खुद से डिसीजन लिया, तो अब आप किसी को अगर बता रहे हैं तो उसमें हम जो है वो गोइंग टू का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इसी तरह
आई एम गोइंग टू रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब, आई विल या आई शैल रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गोइंग टू उस सिचुएशन में आप बताएंगे कि ये आपने डिसीजन पहले का ले लिया है, इसके ऊपर आपने सारा वर्क कर लिया, अब आप ये काम जो है वो फ्यूचर के अंदर करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस का ऑलराइट। अच्छा जी, दूसरा इसके अंदर ये पहला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। दूसरा है व्हेन समथिंग सीम्स सर्टन। आपके सामने एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन व्हेन समथिंग सीम्स सर्टन, ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि फ्यूचर, जैसे आपने पहला पॉइंट नहीं पढ़ा, तो उसके अंदर भी जब आप कोई ऐसी कोटेशन देना चाहते हैं, ऐसा कोट करना चाहते हैं कि जो आपका बिलीफ है, वो तो आपका बिलीफ है, वो पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये आपका बिलीफ। एक ऐसी चीज़ जो फैक्ट है, जो होके रहेगी, सर्टन है, उसके अंदर जो है वो आप फिर कंटिन्यूस टेंस जो है, ये इंडेफिनिट टेंस, इसके अंदर गोइंग टू जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहूँ द बोट इज फुल ऑफ वाटर। अच्छा जी, अब ये देखिए, अगर आपके सामने ये सिचुएशन हो कि सारी कश्ती के अंदर पानी भर जाए तो क्या होगा? डूब जाएगी ना, ये सर्टन हो जाएगा। तो मैं कहूँगा इट इज गोइंग टू सिंक। आप समझ आ गई कि गोइंग टू जो है वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास एक प्रेजेंट सिचुएशन है और प्रेजेंट सिचुएशन के कॉन्सिक्वेंस में, उसके रद्द अमल में अगर आपको लगता है कि एक एक्शन जो है वो 100% ऐसे ही होगा, तो फिर उसके अंदर जो है वो आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह देखिए, इट इज गोइंग टू रेन, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। हम ये भी कह सकते हैं कि इट विल रेन, बारिश होगी। लेकिन जब हमें लगे कि बादल बहुत गहरे आ गए और हर सुर व्हेन समथिंग सीम्स सर्टन कि ऐसा होगा, तो उस सिचुएशन में फिर आप जो है वो विल शैल नहीं इस्तेमाल करेंगे। उस सिचुएशन के अंदर जो है वो आप गोइंग टू के वर्ड्स जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ग्रामेटिकली तो ठीक है, ये सेंस है। हम सिर्फ गोइंग टू का इस्तेमाल सीख रहे हैं कि गोइंग टू जो है वो हम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जस्ट प्लान से हम ही करेंगे ना, जो ऑलरेडी पहले मतलब जी बिल्कुल, प्लान चीज़ों के अंदर ये आ जाता है। तीसरा गोइंग टू का रूल, व्हेन समथिंग इज ऑन द वर्ज ऑफ हैपनिंग, ऐसी चीज जो अभी हुई नहीं, ज़रा फ्यूचर कर रहे हैं लेकिन होने ही लगी है, ऑन द वर्ज ऑफ हैपनिंग, कुछ ही मिनट में, कुछ ही देर में अभी हो जाएगी। इस सिचुएशन के अंदर भी जो है वो हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, जब मैं कहूँ द ट्रेन इज गोइंग टू लीव, आप देखिए थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आता है। अगर हम कहें ट्रेन विल लीव, इसकी वो सेंस नहीं बनती जब हम कह रहे हैं द ट्रेन इज गोइंग टू लीव, जाने ही लगी है, निकलने ही लगी है। इट इज़ गोइंग टू हैपन, ये होने ही लगा है। तो अगर कोई ऐसा एक्शन जो अभी परफॉर्म होने लगा है ऑन द वर्ज ऑफ हैपनिंग, तो उसके अंदर भी फिर आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, शैल विल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी हाँ बिल्कुल आ सकता है, गोइंग टू कम, आने ही लगी है, तो एक ही बात है। जी 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 करते हैं। अभी अगला नेक्स्ट वही करने लगे कि अबाउट टू का, ये अबाउट टू और गोइंग टू में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों इमीडिएट फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी करते हैं अभी। द क्रैकर्स आर गोइंग टू एक्सप्लोड, जो क्रैकर्स हैं वो फटने ही लगे, तो उनको फटने में कितना का टाइम लगेगा? चंद सेकंड, मतलब फौरन, लेकिन अभी फटे नहीं है। तो एक ऐसा एक्शन
विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ हैपनिंग, अभी होने लगा है, उसके अंदर भी फिर आप जो है वो गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि अबाउट टू, वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर के अंदर जो एक चीज़ वो है बी अबाउट टू, ये भी इमीडिएट फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। जो काम जो है वो अभी होने ही लगा है। एग्जाम्पल पे देखिएगा, द ट्रेन इज, जैसे इन्होंने अभी कहा कि कम भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। द ट्रेन इज अबाउट टू कम, अभी पहुंच, ये अलग से है ना ये पॉइंट। जी जी अलग से, बस ऐसे एक हेडिंग बना लें कि फ्यूचर के अंदर जो है वो बी अबाउट टू का भी इस्तेमाल जो है वो होता है। ये बी मानी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अबाउट टू कम, अबाउट टू लीव, जो एक्शन होने ही लगा हो उसके लिए जैसे आप गोइंग टू इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह जो है वो आप अबाउट टू भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी आर अबाउट टू हैव लंच, हम खाना खाने ही लगे, वी आर गोइंग टू हैव लंच। तो ये बेसिकली इमीडिएट फ्यूचर, जो एक्शन अभी होने लगा है, करीब है, कुछ ही लम्हे में हो जाएगा, उस एक्शन के अंदर आप गोइंग टू या अबाउट टू इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है कंटिन्यूस टेंस। जी ये जैसे मैंने ये भी सुना कि गोना डू, हाँ, तो वो वहाँ पे बेसिकली वो टू को जो है वो शॉर्ट करके उन्होंने गौना, जैसे वांट टू को वाना कर लिया, गौना कर लिया। तो ये बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, या बोलते हुए जब आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये इनफॉर्मल वे ऑफ जो स्पीकिंग होती है उसके अंदर ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस। इसका बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर कंटिन्यूस है तो इसका क्या मतलब है कि एक एक्शन जो है वो जारी रहेगा। तो जब फ्यूचर कंटिन्यूस है तो फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या हम डेफिनेशन लिखेंगे? एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस या इन कंटिन्यूस स्टेट, जैसे इन्होंने कहा एट ए सर्टन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर के अंदर एक खास वक्त में, जिस टाइम आप बता रहे हैं उस टाइम पे ये एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होगा, ये एक्शन हो रहा होगा। एग्जांपल लिखें ज़रा इसकी, इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, जब हम सफ़र शुरू करेंगे उस वक़्त बारिश हो रही होगी। अभी सफ़र शुरू नहीं किया, तो फ्यूचर में जब आप ये सफ़र, ये एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उस वक़्त जो एक्शन कंटिन्यूस स्टेट के अंदर होगा, हमने जो है वो उसको कंटिन्यूस स्टेट के अंदर लिख देना। एक और एग्जांपल, जैसे आई विल बी वॉचिंग टीवी द होल डे। सारा दिन, जो एक्शन कंटिन्यूस स्टेट के अंदर, अभी सारा दिन गुजरा तो नहीं है, अभी तो उसने गुजरना है। इसका मतलब है कि ये टाइम गुजरने का भी आना है, ये फ्यूचर टाइम है। तो फ्यूचर टाइम में ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस या कंटिन्यूस स्टेट के अंदर रहेगा, उसको आप जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखते हैं। एक और एग्जांपल लिखें, ही विल बी मीटिंग अस, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक। ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए लिखवाई ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। इसके साथ आगे ब्रैकेट में लिख लें प्लान्ड एक्शन।
प्लान्ड एक्शन। अगर फ्यूचर के अंदर आप कोई एक्शन प्लान करते हैं तो उसको भी जो है वो हम कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। जैसे और एक ऐसा एक्शन, एग्जाम्पल, द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। सून, जल्द ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि अभी वो आया नहीं है, ये उसके आने का जो एक्शन है ये फ्यूचर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम में, सून, जल्दी, ये कंटिन्यूस स्टेट में रहेगा और फ्यूचर में आके कहीं जो है इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये प्लान डिसीजन के अंदर फ्यूचर में एक और कॉन्सेप्ट भी आता है जिसे हम कहते हैं B2 और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तरीकाकार भी जो है वो फ्यूचर इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है जो प्लान्ड इवेंट्स होते हैं। लेकिन ये कौन से प्लान्ड इवेंट्स के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं? अगर कोई चीज़ ऑफिशियल हो, कोई ऑफिशियल अरेंजमेंट हो, कोई ऑफिशियल प्लान हो जो अभी हुआ नहीं, उसने फ्यूचर में होना है, तो उसमें जो है वो आप ये तरीकाकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द PM is to visit USA next month। अब PM जो है वो अचानक तो नहीं जाएगा, तो सारा पहले डेलीगेट्स बैठ के सारा प्रोग्राम जो है वो क्या क्या बातें करनी है, किस किस के साथ मीटिंग होनी है, दोनों तरफ से ये जो है वो पहले प्लानिंग की जाएगी। जो ऑफिशियल प्लानिंग होती है, जो ऑफिशियल अरेंजमेंट होता है, जो ऑफिशियल इवेंट होता है जो फ्यूचर में होना है, उसके लिए जो है वो आप B2 और साथ में वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे द कॉन्फ्रेंस इज टू डिस्कस कोरोना एंड इट्स इम्पैक्ट्स। कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है, कॉन्फ्रेंस के अंदर जो चीज़ डिस्कस की जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये एक प्लान्ड अरेंजमेंट है कि यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो उसके अंदर जो है वो आप B2 और साथ में आगे जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो ऑफिशियल अरेंजमेंट्स हों उसके अंदर आप इस तरह की जो ये होगा फ्यूचर, क्योंकि देखें अभी ये हुई नहीं है कॉन्फ्रेंस, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर अभी गया नहीं है, ये उसने फ्यूचर में भी जाना है, तो ऑफिशियल प्लान्स के लिए आप B2 और साथ में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कर दो इरेज। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्शन की स्टेट क्या होती है, शाबाश। तो एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, तो फ्यूचर परफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा अब होना तो फ्यूचर में, तो एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, एन एक्शन which will complete at a certain future time। इसमें आप एक फ्यूचर टाइम देते हैं और उसमें आप बताते हैं कि उस वक्त तक हम ये एक्शन जो है वो परफॉर्म कर चुके होंगे। एग्जाम्पल लिखें इसकी, I shall have written a letter by Monday। मैं मंडे तक ये एक्शन जो है वो परफॉर्म कर चुका हूँगा, अभी किया तो नहीं है, और हमारे पास जो है वो आगे कोई टाइम पीरियड भी आ गया कि जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक मोड पे आके आपका ये एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिखें, he will have left
बिफोर यू गो टू सी हिम, ही विल हैव लेफ्ट, ही विल हैव, बेटा परफेक्ट में तो विल शैल के साथ हैव नहीं आएगा, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें दो एक्शंस हो रहे हैं और दोनों एक्शन फ्यूचर में होने हैं। तुम्हारे जाने से पहले, अभी गया तो नहीं है, तो फ्यूचर के अंदर जो एक एक्शन परफॉर्म होगा उसके जाने का, उस एक्शन तक एक एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। क्या? उसका छोड़ के जाना। तो ये गौर किया आपने कि फ्यूचर के अंदर जो एक्शन उसके जाने का होना है, उस एक्शन से पहले ही एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो फिर तो वो परफेक्ट नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लिखें ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। आई विल हैव वर्कड हेयर, आई शैल, जो मर्जी लगा, आई विल हैव वर्कड काम, आई विल हैव वर्कड हेयर for 5 years by the end of this month. By the end of this month. I will have worked here for 5 years by the end of next month. अब अगले महीने के इख्तिताम तक मुझे यहाँ पर काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। अब अगले महीने का इख्तिताम हुआ तो नहीं है, लेकिन जब अगले महीने का एंड होगा तो एक और एक्शन है जो उस वक्त कंप्लीट हो चुका होगा। क्या? उसका जो है वो वहाँ पर 5 साल काम करना। तो फ्यूचर परफेक्ट जो है होता तो कंप्लीट एक्शंस के लिए है, लेकिन फ्यूचर के अंदर फिर हम क्या करेंगे कि ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, वो टाइम हो या उससे रिलेटेड कोई और हमने एक्शन परफॉर्म करना है, उस एक्शन से पहले एक एक्शन जो कंप्लीट होगा, जो परफॉर्म होगा, उसे हम हमेशा जो है वो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर लिखते हैं। कंटिन्यूअसली होगा, एक्शन वो भी तो प्रोसेस में जी एक्शन ही चल रहा है, जैसे अभी हो रहा है। बिल्कुल सही है। देखें फ्यूचर कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट में ना, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है ये कोई इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता और इनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं है। ये चीज़ें इंटरलिंक करती हैं, इंटरचेंज होती हैं, क्योंकि उसके अंदर भी आप थोड़ा सा अगर कोई स्लाइट डिफरेंस आ सकता है, वो भी हम पढ़ते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर वो कहते हैं कि एक ऐसा एक्शन है जो माजी में हुआ और वो प्रेजेंट से लेके आगे फ्यूचर तक चलता रहेगा और वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर एंड हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम यहाँ पर परफेक्ट के अंदर कर रहे हैं। तो कोई ऐसा मेजर डिफरेंस इसके अंदर है नहीं, एक ही तरह चीज़ें जो है वो लिखी जा सकती हैं। चलें आगे आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। जैसा कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर होता क्या है कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट मोमेंट तक आकर जो है वो ख़त्म हो जाता है। पास्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होता है और पास्ट में ही एक चलते चलते एक स्पेसिफिक एंड पे आकर ख़त्म हो जाता है, दोनों में टाइम पीरियड होते हैं। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ऐसा एक्शन जो पहले स्टार्ट हुआ और वो चलता प्रेजेंट से आगे आके फ्यूचर के अंदर किसी मोड़ में आके जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तभी वो फ्यूचर बनेगा ना। तो वो एक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कंटिन्यू स्टेट के अंदर ही है, उसने आकर जो है वो फ्यूचर के अंदर ही ख़त्म होना है। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे कि एन एक्शन, ये अलग-अलग लिख रहा हूँ, कहाँ पे? ओ सॉरी, परफेक्ट में और कंटिन्यूस, जो परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर थोड़ा सा स्लाइट जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि परफेक्ट के अंदर जैसे देखें
आई हैव नॉट मेट हिम। अब इसके अंदर ये एक्शन कंप्लीट नहीं ना हुआ, लेकिन अगर ये एक्शन वो एक दफ़ा मुलाकात कर लेते तो ये एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाना था। अब ये नहीं हो सकता कि वो मिलने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू स्टेट के अंदर है, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा मिल लिया, मुलाकात हो गई, तो आपकी मुलाकात हो गई, अब वो कंटिन्यू स्टेट के अंदर नहीं रह सकता। लेकिन आई हैव बिन नोइंग हिम फॉर ईयर्स, मैं उसे कई सालों से जानता, और इसका मतलब है कि वो जो जानने का प्रोसेस है वो कंटिन्यू स्टेट के अंदर है, क्योंकि आप अल्टीमेटली जो है वो परफेक्टली तो किसी को भी नहीं जान सकते। तो जो एक्शन जो कंटिन्यू स्टेट के अंदर रह सकता है उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, वो एक्शन जो एक दफ़ा अगर आपने फुलफिल कर लिया तो वो कंप्लीट हो गया, वो कंटिन्यूस नहीं रह सकता, उसे जो है वो हम परफेक्ट स्टेट के अंदर लिखते हैं। ये एक थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो स्लाइड डिफरेंस है। एग्जाम्पल लिखें ज़रा। हाँ बिल्कुल। बाय नेक्स्ट मार्च we shall have been living here, we shall have been living here for 4 years by next March। तो अगले मार्च तक जो है हमें यहाँ पर रहते हुए 4 साल हो जाएंगे। अब ये देखें कि अभी मार्च आना है, इसका मतलब है कि ये एक्शन जो है वो रहने का 4 साल का, ये मार्च में आके कंप्लीट होगा जो फ्यूचर है, और रहने का एक्शन आज से 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जो बेसिकली हमारे पास पास्ट है। और ये जो एक्शन हो रहा है ये कंटिन्यूसली उसी स्टेट के अंदर है कि आप वहाँ पर रह रहे हैं। तो जो एक्शन कंटिन्यूस स्टेट के अंदर रह सकता है उसे आप परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख लें लास्ट। I shall have been teaching here, लिख लो, पेंसिल किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है भाई? I shall have been living here, चलें, हाँ सॉरी, I shall have been teaching here for 20 years next July। I shall have been teaching here 20 years for 20 years by, ये लो बेटा, मिल गई पेन, by next July। अब देखें ये अभी जुलाई भी आना है, और ये एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और ये एक्शन कंटिन्यूसली परफॉर्म होता आ रहा है, और ये फ्यूचर में आके एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ख़त्म हो जाएगा। तो इसे हम जो है वो कंटिन्यूस स्टेट के अंदर लिखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी बड़ा सिंपल है, सीधे साधे इसके रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट आपने समझ जी जी जो हाँ लिख सकते हैं। अब ये फिर फ्रेज बन जाती है ना, इसके बाद आप कॉमा लगा देते हैं। यस, चलें जी अब आ जाएं पास्ट की जानिब। आपने कहा था कि हमने सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट किया। नेक्स्ट लिखें पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस आ जाएगा ना, इंडेफिनिट तो हमने कर लिया था। To denote an action that continued in the past for some time, to a certain point। पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगेन बहुत ही सिंपल है। ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, डिनोट करने के लिए, जो माजी के अंदर एक प्रोग्रेस रहा, कंटिन्यू रहा एक टाइम तक, कि इसका मतलब है कि वो पास्ट में ही जो है वो ख़त्म हो गया। वो जब हम बात कर रहे हैं तो वो माजी में हुआ करता था, अब नहीं हो रहा, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा।
इसीलिए लिखा है कि फॉर सम टाइम, किसी देर तक जो है वो जारी रहा। एग्जाम्पल लिखें, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। हम सारी शाम जो है, एक चीज़ अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें, जो ऊपर आपने डेफिनेशन लिखी उसके अंदर लिख लें कि स्पेसिफिक टाइम मे और मे नॉट बी मेंशन्ड। ये नहीं है कि कंटिन्यूस के अंदर स्पेसिफिक टाइम हमेशा आएगा। सम टाइम्स जो है वो स्पेसिफिक मोमेंट नहीं होता कि ये एक्शन जो है वो कब ख़त्म हुआ या कितनी देर तक जारी रहा। तो स्पेसिफिक टाइम कंटिन्यूस टेंस के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो जैसे आपने पहले एग्जांपल लिखी है, इसके अंदर हमारे पास कोई एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ऑल इवनिंग, सारी शाम, पता नहीं कितनी देर जारी रहा, शाम कब एंड हुई। तो माजी के अंदर जो है वो, लेकिन इस शाम में जितने भी घंटे थे, जो एक एक्शन जो आप परफॉर्म करते रहे, जो कंटिन्यूस स्टेट के अंदर रहा, उसको आपने जो है वो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर लिख रहे हैं कि हम सारी शाम जो है वो पढ़ते रहे, खेलते रहे। तो जो भी आपने एक्शन जो है वो परफॉर्म किया है। ये कौन? तो जी मेरा बेटा, अगर आप ये फ्यूचर में लिखना चाहते हैं तो फ्यूचर में, अगर आप ये कह रहे हैं, देखिए, वी विल बी लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, तो अब इसका मतलब है कि ये एक्शन अभी आपने परफॉर्म नहीं किया, अभी आपने करना है फ्यूचर के अंदर। तो जब आप ये कह रहे हैं वी वर लिसनिंग, इसका मतलब है कि ये एक्शन कंप्लीट हो गया, आप परफॉर्म करते रहे, लेकिन आप एक सर्टन टाइम में ये कंटिन्यूसली काम करते रहे और एक टाइम पे पास्ट में आकर ही ख़त्म हो गया। तो ये तो आप पर है ना कि आप क्या बात बताना चाह रहे हैं। अगर एक एक्शन कंप्लीट हो गया तो वो पास्ट में चला जाएगा, अगर आपने एक्शन कंप्लीट नहीं किया तो वो फ्यूचर में चला जाएगा। तो ये तो आप पर है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये, एक सेंटेंस लिखें, The light went out, the light went out while I was reading. The light went out while I was reading. एक और सेंटेंस लिखे इसके साथ, When I saw him, he was playing. Let's say, when I saw him, अब ये देखें, ये दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों के अंदर जो है वो दो फंक्शंस परफॉर्म हुए हैं और ये दोनों एक्शंस जो हैं ये पास्ट में हुए हैं। पास्ट के अंदर एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आप दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो इसमें कैसे है कि हम एक इंडेफिनेट के अंदर लिखेंगे और एक कंटिन्यूस के अंदर लिखेंगे। ये जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर देखें, लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था बिजली चली गई। अब ये दोनों एक्शंस माजी में हो रहे थे। कौन सा ऐसा एक्शन है इन दोनों में जो पहले हो रहा था? फर्स्ट एक्शन इन दोनों इस सेंटेंस के अंदर कौन सा है? शाबाश, फर्स्ट एक्शन, या इसे हम कहते हैं अर्लियर एक्शन। अर्लियर एक्शन, याद रखें कि जब आपके पास एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर जो पास्ट में है और एक एक्शन परफॉर्म हो रहा था और एक एक्शन जो है उस परफॉर्म होने के दौरान हुआ है, तो जो अर्लियर एक्शन होता है वो हमेशा जो है वो कंटिन्यूस स्टेट के अंदर हो, क्योंकि वो पहले हो रहा है तो दूसरा एक्शन परफॉर्म हुआ। तो जो लेटर एक्शन है, जो सेकंड एक्शन है, इसे हम कहते हैं न्यू एक्शन, क्योंकि इन दोनों में देखें पुराना एक्शन कौन सा है? जो पहले हो रहा था, और नया एक्शन कौन सा है? जो बाद में हुआ। तो जो अर्लियर एक्शन है ये कंटिन्यूस स्टेट के अंदर आता है और जो न्यू एक्शन या जो बाद में होने वाला एक्शन है वो हम जो है वो फिर पास्ट इंडेफिनेट के अंदर लिखते हैं।
अब दूसरा सेंटेंस आपके सामने आ गया, व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग, जब मैंने उसे देखा तो वो खेल रहा था। तो दोनों हुए तो पास्ट में है, लेकिन इसमें पहले एक्शन कौन सा हो रहा है? ये एक्शन पहले हो रहा है ना, क्योंकि वो देखने से पहले जो काम हो रहा था। तो जो हमारे पास अर्लियर एक्शन है वो कंटिन्यू स्टेट के अंदर आ जाएगा, और जो हमारे पास न्यू एक्शन है, जो लेटर एक्शन है, जो बाद में हुआ है, वो फिर पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं ये पेपर में आते हैं, आपने उसके अंदर बताना कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी। तो उस सेंटेंस को पढ़कर आप फौरी तौर पे जान सकते हैं कि जो एक्शन पहले हो रहा है उसको जो है वो, अगर वो जारी, उसको आप कंटिन्यू स्टेट के अंदर लिख सकते हैं, और जो बाद में हुआ है उसको आप जो है इंडेफिनिट स्टेट के अंदर लिख सकते हैं। ऑलराइट, चले जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट। इसे हम कहते हैं टू डिनोट या टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन पास्ट टाइम। अभी हमने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि वो ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी टाइम पर आकर ख़त्म होगा, लेकिन पास्ट में तो ऐसा नहीं हो सकता। जी देख लें, पास्ट परफेक्ट के अंदर हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही एक ख़ास पॉइंट से पहले ख़त्म हो गया, उसको जो है वो हम पास्ट परफेक्ट के अंदर लिखेंगे। सेंटेंस लिखें ज़रा, आई हैड सीन हिम लास्ट, आई हैड seen him last, या चले इसको इस तरह लिखे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 5 years ago। लास्ट टाइम, आखिरी दफ़ा मेरी उससे मुलाकात जो है वो 5 साल पहले हुई थी। अब इसके अंदर देखें, ये जो 5 साल पहले का मतलब है कि ये 5 साल भी गुजर गए हैं। तो ये जो एक्शन मुलाकात का होना था, ये पास्ट के अंदर जो 5 साल गुजरे हैं उससे पहले एक एक्शन परफॉर्म हुआ था इससे मुलाकात करने का। आई हैड सीन हिम लास्ट, आखिरी दफ़ा मेरी उससे मुलाकात हुई 5 years ago। तो पास्ट के अंदर एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही एक स्पेसिफिक मोमेंट से पहले ख़त्म हो जाए, उसे हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। लेकिन अगर जैसे अभी हमने कंटिन्यूस के अंदर देखा कि एक सेंटेंस जिसके अंदर अगर एक एक्शन हो रहा है वो अर्लियर एक्शन होता है, उसे हम कंटिन्यूस के अंदर लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट मोस्टली इसी तरह ऐसे सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होता है जिसमें 2 क्लॉजेज होती हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसके 2 हिस्से होते हैं। अब उसमें कौन सा हिस्सा हमारा पास्ट परफेक्ट में आएगा और कौन सा हिस्सा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आएगा, लिखिए ज़रा, पॉइंट लिख लें कि व्हेन 2 एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, या ऐसा करें व्हेन 2 एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। मैं इधर लिख देता हूं, अगर पास्ट में दोनों एक्शंस में जो एक्शन पहले हो रहा है वो कंटिन्यूस है तो वो किस में चला जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में। इसी तरह अगर 2 एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गए, फुलफिल हो गए, इसके अंदर क्या होता है, अर्लियर एक्शन कम्स इन पास्ट परफेक्ट। ऐसे एक्शंस, 2 एक्शंस जो पास्ट में
फुलफिल हुए, कंप्लीट हुए, उन दोनों में जो पहले एक्शन कंप्लीट हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट के अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें ज़रा। आई हैड डन माई वर्क when he came to see me. I had done my work when he came to see me. जब वो मुझे मिलने आया तो मैं अपना काम जो है वो मुकम्मल कर चुका था। अब ये सेंटेंस देखें, इसके अंदर दो क्लॉजेज हैं, दो एक्शंस हो रहे हैं और ये दोनों एक्शन हुए पास्ट में। एक है पास्ट में उसका आना, तो इसका मतलब मुलाकात हो चुकी है। एक है उसका काम मुकम्मल करना। तो इसके अंदर देखें कि पहला एक्शन कौन सा हो सकता है। जब वो मुझे मिलने आया तो उस वक़्त मैं एक काम मुकम्मल कर चुका था। तो इसके मिलने से पहले जो काम हुआ है ये अर्लियर एक्शन है। तो अर्लियर एक्शन जो है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर आएगा और जो न्यू एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। अगर ये आप इस तरह करें, माफ़ कीजिएगा, हाँ तो यही अर्लियर एक्शन यही है ना। इसी तरह देखिएगा, मैं कहूँ आई वॉज डूइंग माई वर्क व्हेन ही केम टू सी मी। जब वो मुझे मिलने आया तो उस वक़्त मैं अपना काम कर रहा था। अब इन दोनों बातों में देखें कितना फ़र्क है। एक है कि उस वक़्त एक काम आप कर रहे थे, कंटिन्यूस स्टेट में था। दूसरा है कि आप एक काम कंप्लीट कर चुके थे, मुकम्मल हो चुका था। तो जब आप काम कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, जब आप कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही है ना, कंटिन्यूस के अंदर जो है वो हम फिर अपना कंटिन्यूस। तो ये दोनों सिचुएशंस के अंदर देख लें फ़र्क क्या है। इसमें अर्लियर एक्शन जो आप परफेक्ट में करना है, जी, जो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। एक और एग्जांपल इसकी लास्ट लिख लें। I had written a letter. I had written a letter before he arrived. I had written a letter before he arrived. Yes. उसके आने से पहले मैंने ख़त जो है वो लिख लिया। इसका मतलब है कि जब वो आया तो ये काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके आने से पहले जो फंक्शन आपने फुलफ़िल किया है वो है ख़त लिखना। तो जो एक्शन आपने पहले किया है उसको आप पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और उसके बाद जो एक्शन हुआ है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लिखेंगे। आई होप कि अब काफ़ी क्लैरिटी। अगर ये कंटिन्यूस होता तो फिर इसे हम कैसे बनाते। अगर ये पहला एक्शन इस वक्त कंटिन्यूस होता जब वो आया है तो ये सेंटेंस कैसे बनता, कैसे बनाते, ज़रा बनाएं इसको। इस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूस में अगर कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे हम। आई वॉज राइटिंग अ लेटर बिफोर ही अराइव्ड। उसके पहुंचने से पहले, या व्हेन ही अराइव्ड, मैं एक काम कर रहा था तो उसके पहुंचने से पहले जो एक्शन कंटिन्यूस था वो फिर आप उसमें हम जो है वो वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें। अगर एक्शन कंप्लीट हो गया तो उसमें हम हैड के साथ जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। नहीं चल रहा। नेक्स्ट चले जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। To denote an action that continued in the past and got completed before a certain point
इन द पास्ट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में जारी रहा और पास्ट के अंदर ही एक वक्त आने से पहले वो ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम्पल, he had been writing a novel, he had been writing a novel for 2 months. For 2 months, वो 2 महीने तक ख़त लिखे। अब इसका मतलब है कि ये एक्शन उसने आज से 2 महीने पहले जो है वो स्टार्ट किया था। तो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में कंटिन्यूस रहा, जारी रहा, और इस मोमेंट तक जब ये 2 महीने जो है वो कंप्लीट हुए, जो पास्ट में ही कंप्लीट हुए, इस मोमेंट पे आकर ये एक्शन भी फुलफ़िल हो गया। तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो, कंटिन्यूस रहे और पास्ट में ही एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाए। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें होता है कि पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट के मोमेंट पे आकर, अभी आकर ख़त्म होता है। फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि पास्ट में स्टार्ट होता है और फ्यूचर के किसी टाइम पर आकर ख़त्म होगा। पास्ट में क्या होगा कि पास्ट में स्टार्ट होगा लेकिन पास्ट के ही किसी टाइम पर आकर उसने ख़त्म हो जाना है, तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखते हैं। एक आखिरी एग्जाम्पल बस कर लें आज की। When Ali came to school in 1996, when Ali came to school in 1996, Ahmad had already been, when Ali came to school, in 1996, Ahmad had already been teaching there for 5 years. अब ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर भी देखें 2 हिस्से हैं, ऐसा ही है। When Ali came to school in 1996, इसमें अर्लियर एक्शन कौन सा है? शाबाश, जो 1996 से पहले परफॉर्म हो रहा था। अहमद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years, अहमद वहाँ 5 साल से पहले से ही पढ़ा रहा था। इसका मतलब है कि ये एक्शन 1996 में नहीं स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ इससे 5 साल पहले, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, जारी रहा, और इस पास्ट के अंदर ही इस मोमेंट पर आकर ये एक्शन जो फुलफिल हो रहा है 5 साल का, ये। तो परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो, जारी रहे और पास्ट के ही किसी मोमेंट पर आकर ख़त्म हो जाए। जैसे 1996 में इसका ये 5 ईयर का जो टेन्योर है, जो टाइम है, ये ख़त्म हो जाता है। ऐसे के अंदर भी अब आप ये देख रहे हैं कि जो अर्लियर एक्शन है वो परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आएगा, और जो पहला, जो बाद में, मतलब जो न्यू एक्शन है, वो हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। तो अब आपने तमाम एग्जांपल्स के अंदर देख लिया कि जो न्यू एक्शन है वो हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लिखते हैं। जो इससे पहले एक्शन होता है, जो अर्लियर, जो पुराना एक्शन जो पहले हो रहा होता है, अगर वो कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस, अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर उसे परफेक्ट के अंदर, और वो अगर माजी में स्टार्ट हुआ था और इस पॉइंट तक चलता रहा है तो